हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10th हिंदी की बुक स्पर्श का चैप्टर 10 बड़े भाई साहब के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट आंसर टाइप है। कथानायक की रुचि किन कार्यों में थी? तो आंसर है कथानायक की रुचि खेलकूद, मैदानों की सुखद हरियाली, हवा के हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की फुर्ती और पतंगबाजी, कागज की तीलियां उड़ाना, चार दीवारी पर चढ़कर नीचे कूदना, फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाना आदि कार्यों में थी। तो उनको खेलना बेसिकली पसंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय पहला सवाल क्या पूछते थे? तो आंसर है बड़े भाई साहब छोटे भाई से हर समय एक ही सवाल पूछते थे, कहाँ थे? उसके बाद वे उसे उपदेश देने लगते थे। क्वेश्चन 3 है, दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया? तो आंसर है दूसरी बार पास होने पर छोटे भाई के व्यवहार में यह परिवर्तन आया कि वह स्वच्छंद और घमंडी हो गया। वह यह सोचने लगा कि अब पढ़े या ना पढ़े वह पास तो हो ही जाएगा। वह बड़े भाई की सहनशीलता का अनुचित लाभ उठाकर अपना समय खेल कूद में लगाने लगा। तो जब उसके बड़े भाई तो पास नहीं हो पा रहे थे, मगर वो तो राइटर पास हुए जा रहा था अच्छे नंबरों से, तो उसे लगा कि भाई क्या है, पढ़ना लिखना, खेलते हैं मस्त। भाई की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने लगा था फिर वो। क्वेश्चन 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई से उम्र में कितने बड़े थे और वे कौन सी कक्षा में पढ़ते थे? तो आंसर है, देखिए, बड़े भाई साहब लेखक से उम्र में 5 वर्ष बड़े थे। वे 9वीं कक्षा में पढ़ते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए क्या करते थे? तो आंसर है बड़े भाई साहब दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर वे कभी किताबों के हाथियों पर चिड़िया, कुत्ते, बिल्लियों के चित्र बनाते। कभी कभी वे एक शब्द या वाक्य को अनेक बार लिख डालते। कभी एक शेर शायरी की बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। कभी ऐसी शब्द रचना करते जो निरर्थक होती। कभी किसी आदमी का चेहरा बनाते। तो मतलब ऐसी कुछ ड्राइंग और ऐसी कुछ मज़े करते रहते थे। नेक्स्ट जो है थोड़े लॉन्ग आंसर टाइप है, मतलब 25 से 30 शब्दों में आंसर करना है। छोटे भाई ने अपनी पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय क्या क्या सोचा और फिर उसका पालन क्यों नहीं किया? तो छोटे भाई ने अधिक मन लगाकर पढ़ने का निश्चय कर टाइम टेबल बनाया, जिसमें खेल कूद के लिए कोई स्थान नहीं था। पढ़ाई का टाइम टेबल बनाते समय उसने ये सोचा कि टाइम टेबल बना लेना एक बात है और बनाए गए टाइम टेबल पर अमल करना दूसरी बात है। यह टाइम टेबल का पालन ना कर पाया क्योंकि मैदान की हरियाली, फुटबॉल की उछल कूद, वॉलीबॉल की तेज़ी और फुर्ती उसे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहाँ जाते ही वह सब कुछ भूल जाता। तो बेसिकली उसने पूरे दिन अपना पैक शेड्यूल बना लेता कि इस पूरे दिन से पढ़ना है, पर जब वो प्लेग्राउंड की हरियाली देखता तो बड़ा मन करता खेलने का और खेलने चला जाता। क्वेश्चन 2 है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटे भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? तो इसका आंसर देखिए, छोटा भाई दिन भर गुल्ली डंडा खेल कर बड़े भाई के सामने पहुंचा तो बड़े भाई ने गुस्से से उसे खूब लताड़ा, उसे घमंडी कहा और सर्वनाश होने का डर दिखाया। उसने उसकी सफलता को भी तुक्का बताया और आगे की पढ़ाई का भय दिखाया कि भैया अभी तक तो पास होते आ रहे हो, बट आगे बहुत पढ़ाई टफ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, बड़े भाई साहब को अपने मन की इच्छाएं क्यों दबानी पड़ती थी? तो आंसर है बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते यही चाहते थे और कोशिश करते थे कि वे तो कुछ भी करें पर छोटा भाई के लिए एक उदाहरण का काम करें। उन्हें अपने नैतिक कर्तव्य का बोध था कि स्वयं अनुशासित रहकर ही वे भाई को अनुशासन में रख पाएंगे। इस आदर्श तथा गरिमामयी स्थिति को बनाए रखने के लिए उन्हें अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी। तो अपने मन की इच्छाएं दबानी पड़ती थी क्योंकि भाई पे गलत असर ना पड़े, छोटे भाई पर। क्वेश्चन 4 है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को क्या सलाह देते थे और क्यों? तो बड़े भाई साहब छोटे भाई को दिन रात पढ़ने तथा खेल कूद में समय ना गंवाने की सलाह देते थे। वे बड़ा होने के कारण उसे राह पर चलाना अपना कर्तव्य समझते थे। तो सही राह पर जो है छोटा भाई रहे, यही जो है बड़े भाई साहब चाहते थे। क्वेश्चन 5 है, छोटे भाई ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का क्या फ़ायदा उठाया? तो छोटे भाई ने बड़े भाई थोड़े नरम व्यवहार के हो गए थे, तो क्या फ़ायदा उठाया छोटे भाई ने इसका? तो छोटे भाई यानी कि लेखक ने बड़े भाई साहब के नरम व्यवहार का अनुचित फ़ायदा उठाया, जिससे उसकी जो है स्वतंत्रता बढ़ गई और उसने पढ़ना लिखना बंद कर दिया। उसके मन में ये भावना बलवती होती गई कि वह पढ़े या ना पढ़े परीक्षा में पास अवश्य हो जाएगा। इतना ही नहीं, उसने अपना सारा समय पतंगबाजी को ही भेंट कर दिया, तो बिल्कुल ही पढ़ना बंद कर दिया था राइटर ने। नेक्स्ट 50-60 वर्ड्स में देने वाले क्वेश्चंस हैं। बड़े भाई की डांट फटकार अगर ना मिलती तो क्या छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता? अपने विचार प्रकट कीजिए। तो देखिए,
मेरे विचार में ये सच है कि बड़े भाई की डांट फटकार छोटे भाई को ना मिलती तो वह कक्षा में अव्वल नहीं आता। यद्यपि उसने बड़े भाई की नसीहत तथा लताड़ से कोई सीख ग्रहण नहीं की, परंतु उस पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव गहरा पड़ा। क्योंकि छोटा भाई तो खेल प्रवृत्ति का था, बड़े भाई की डांट फटकार की ही भूमिका ने उसे कक्षा में प्रथम आने में सहायता की तथा उसकी चंचलता पर नियंत्रण रखा। मेरे विचार से बड़े भाई की डांट फटकार के कारण ही छोटा भाई कक्षा में अव्वल आता था। अर्थात बड़े भाई की डांट फटकार उसके लिए वरदान सिद्ध हुई। तो मतलब बड़े भाई डांटते थे तो वो पढ़ लेता था और वो अच्छे मार्क्स लेकर के आता था क्लास में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, देखो, इस पाठ में लेखक ने समूची शिक्षा के किन तौर तरीकों पर व्यंग किया है, क्या आप उनके विचार से सहमत हैं? तो देखिए आंसर है, एक दिन जब गुल्ली डंडा खेलने के बाद छोटा भाई बड़े भाई साहब के सामने पहुंचा तो उन्होंने रौद्र रूप धारण कर और पूछा कहाँ थे। लेखक को मौन देखकर उन्होंने लड़ाते हुए घमंड पैदा होने तथा आगामी परीक्षा में फेल होने का भय दिखाया। तो भाई फेल हो जाओगे ये भय दिखाया। तो ये मतलब तौर तरीके जो थे, देखिए बहुत ज़्यादा सही तो नहीं थे कि बिल्कुल ही खेलो मत और सिर्फ पढ़ाई करो, तो ऐसा तो देखो नहीं हो सकता है, बट जो है ऐसा ही उस समय समाज में चल रहा था। और आजकल तो खैर हाँ, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी हम काफ़ी इंपॉर्टेंस देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ कैसे आती है? तो आंसर है, बड़े भाई साहब के अनुसार जीवन की समझ अनुभव रूपी ज्ञान से आती है, जो कि जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनके अनुसार पुस्तकीय ज्ञान से हर कक्षा पास करके अगली कक्षा में प्रवेश मिलता है, लेकिन यह पुस्तकीय ज्ञान अनुभव में उतारे बिना अधूरा है। दुनिया को देखने परखने तथा बुजुर्गों के जीवन से हमें अनुभव रूपी ज्ञान को प्राप्त करना आवश्यक है, क्योंकि यह ज्ञान हर विपरीत परिस्थिति में भी समस्या का समाधान करने में सहायक होता है। इसलिए उनके अनुसार अनुभव पढ़ाई से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिससे जीवन को परखा और संवारा जाता है तथा जीवन को समझने की समझ आती है। तो देखिए पढ़ाई वाला जो ज्ञान होता है, किताबों वाला जो ज्ञान होता है, उसको हमें अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी अप्लाई करना चाहिए ताकि वो और बेहतर हम उसको कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे भाई के मन में बड़े भाई साहब के प्रति श्रद्धा क्यों उत्पन्न हुई? तो आंसर है, बड़े भाई साहब छोटे भाई को खेल कूद में समय न गंवाकर पढ़ने की सलाह देते थे, अभिमान ना करने की सलाह देते थे, अपनी बात मानने की सलाह देते थे। वह बड़ा होने के कारण ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते थे। तो मतलब राह से भटकने नहीं दिया बड़े भाई साहब ने अपने छोटे भाई को। क्वेश्चन 5 है, बड़े भाई साहब की स्वभावगत विशेषताएं बताइए। तो विशेषताएं थी, बड़ा भाई बड़ा ही परिश्रमी था, वह दिन रात पढ़ाई में जुटा रहता था, इसलिए खेलकूद क्रिकेट मैच आदि में उनकी कोई रुचि नहीं थी। वह बार बार फेल होने के बावजूद पढ़ाई में लीन रहता था। बड़ा भाई उपदेश की कला में बहुत माहिर है, इसलिए वह अपने छोटे भाई को उपदेश ही देता रहता है, क्योंकि वह अपने छोटे भाई को एक नेक इंसान बनाना चाहता है। वह अनुशासन प्रिय है, सिद्धांत प्रिय है, आत्मनियंत्रण करना जानता है। वह आदर्शवादी बनकर छोटे भाई के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता है। बड़ा भाई अपने छोटे भाई से 5 साल बड़ा है, इसलिए वह अपने अनुभव रूपी ज्ञान को छोटे भाई को भी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से किसे और क्यों महत्वपूर्ण कहा है? तो बड़े भाई साहब ने जिंदगी के अनुभव और किताबी ज्ञान में से जिंदगी के अनुभव को अधिक महत्वपूर्ण माना है। उनका मत था कि किताबी ज्ञान तो रट्टा मारने का नाम है, इसमें ऐसी बातें हैं जिनका जीवन से कुछ लेना देना नहीं है। इससे बुद्धि का विकास और जीवन की ही सही समझ विकसित हो, मतलब बुद्धि का विकास तो हो जाता है पढ़ने से, मगर जीवन की सही समझ नहीं आ पाती। इसके विपरीत अनुभव से जीवन की सही समझ विकसित होती है। इसी अनुभव से जीवन के सुख दुख से सरलता से पाया जाता है। घर का खर्च चलता है हो, घर के प्रबंध करने हो या बीमारी का संकट हो, वह उम्र और तो जो भी संकट होता है वो अनुभव से ही जो है निपट सकता है। क्वेश्चन 7 है, बताइए पाठ के किन अंशों से पता चलता है कि छोटे भाई अपने भाई साहब का आदर करता है? तो ये किससे पता लगता है? तो देखिए छोटे भाई का मानना है कि बड़े भाई को उसे डांटने डपटने का पूरा अधिकार है, क्योंकि वे उससे बड़े हैं। छोटे भाई की शालीनता व सभ्यता इसी में थी कि वह उनके आदेश को कानून की तरह माने, अर्थात पूरी सावधानी व सतर्कता से उनकी बात का पालन करे। नेक्स्ट है, भाई साहब को ज़िंदगी का अच्छा अनुभव है, ये कैसे पता लगता है? तो भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मुझे जीवन का तुमसे अधिक अनुभव है,
समझ किताबी ज्ञान से नहीं आती, अपितु दुनिया के अनुभव से आती है। जिस प्रकार अम्मा व दादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्हें संसार का अनुभव हमसे अधिक है। बड़े भाई ने कहा कि यदि मैं आज अस्वस्थ हो जाऊं तो तुम भली प्रकार मेरी देखभाल नहीं कर सकते। यदि दादा हो तो वे स्थिति को संभाल लेंगे। तुम अपने हेडमास्टर को देखो, उनके पास अनेक डिग्रियां हैं, उनके घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ करती हैं। इन सब उदाहरणों से स्पष्ट है कि भाई साहब को जिंदगी का अच्छा अनुभव था। नेक्स्ट है, देखिए भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है। ये हमें कहानी के कौन से अंशों से पता लगता है। तो भाई साहब ने छोटे भाई से कहा कि मैं तुमको पतंग उड़ान की मनाही नहीं करता। सच तो यह है, पतंग उड़ाने की मेरी भी इच्छा होती है। बड़े भाई साहब बड़े होने के नाते अपनी भावनाओं को दबा जाते हैं। एक दिन भाई साहब के ऊपर से पतंग गुजरी। भाई साहब ने अपनी लंबाई का लाभ उठाया। वे उछलकर पतंग की डोर पकड़कर हॉस्टल की ओर दौड़कर आ रहे थे। छोटा भाई भी उनके पीछे पीछे दौड़ रहा था। इन सभी बातों से ये सिद्ध होता है कि बड़े भाई साहब के भीतर भी एक बच्चा है जो अनुकूल वातावरण पाकर उभर उठता है। हम सभी के अंदर एक बच्चा होता है। भाई साहब छोटे भाई का भला चाहते हैं, ये कैसे पता लगता है? तो बड़े भाई साहब द्वारा छोटे भाई को समझाना कि किताबी ज्ञान होना एक बात है और जीवन का अनुभव दूसरी बात। तुम पढ़ाई में परीक्षा पास करके मेरे पास आ गए हो, लेकिन यह याद रखो कि मैं तुमसे बड़ा हूँ और तुम मुझसे छोटे हो। मैं तुम्हें गलत रास्ते पर रखने के लिए थप्पड़ का डर दिखा सकता हूँ या थप्पड़ मार भी सकता हूँ, अर्थात तुम्हें डांटने का हक मुझे है। तो गलत राह पर चलोगे तो तुम्हें डांटने का हक मेरे पास हमेशा रहेगा, क्योंकि तुमसे बड़ा हूँ। आशय स्पष्ट करना है, इम्तिहान पास कर लेना कोई चीज़ नहीं, असल चीज़ है बुद्धि का विकास। तो देखिए आंसर है, इस पंक्ति का आशय है कि इम्तिहान में पास हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इम्तिहान तो रटकर भी पास किया जा सकता है। केवल इम्तिहान पास करने से जीवन का अनुभव प्राप्त नहीं होता और बिना अनुभव के बुद्धि का विकास नहीं होता। वास्तविक ज्ञान तो बुद्धि का विकास है, जिससे व्यक्ति जीवन को सार्थक बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है, मैं फटकार घुड़कियां खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। तो मतलब वो तिरा खाते थे बट खेलना फिर भी जारी रखते थे, राइट। लेकिन खेलकूद, सैर सपाटे और मटर गश्ती का बड़ा प्रेमी था। उसका बड़ा भाई इन सब बातों के लिए उन्हें खूब डांटता पटकता था, उसे घुड़कियां देता था, तिरस्कार करता था, परंतु फिर भी वह खेल कूद को नहीं छोड़ सकता था। वह खेलों पर जान छिड़कता था। जिस प्रकार विविध संकटों में फंसकर भी मनुष्य मोह माया में बंधा रहता है, उसी प्रकार लेखक डांट फटकार सहकर भी खेल कूद के आकर्षण से बंधा रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? तो आंसर देखिए, इस पंक्ति का आशय है कि जिस प्रकार मकान को मजबूत तथा टिकाऊ बनाने के लिए उसकी नींव को गहरा तथा ठोस बनाया जाता है, ठीक उसी प्रकार से जीवन की नींव को मजबूत बनाने के लिए शिक्षा रूपी भवन की नींव में बहुत मजबूती होनी चाहिए, क्योंकि इसके बिना जीवन रूपी मकान पायदार यानी कि मजबूत नहीं बन सकता। तो वही नींव तो मजबूत होनी चाहिए, तो इंसान का जो जीवन है उसकी नींव भी मजबूत होनी चाहिए, यानी कि हमारे विचार और हमारे जो कर्म हैं वो ठीक होने चाहिए। क्वेश्चन 4 है, आंखें आसमान की ओर थीं और मन उस आकाशगामी पथिक की ओर जो बंद राति से आ रहा था, मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्करण ग्रहण करने जा रही हो। तो देखिए इसका आंसर है, लेखक पतंग टूटने के लिए आकाश की ओर देखता हुआ दौड़ता जा रहा था। उसकी आंखें आकाश में उड़ने वाली पतंग रूपी यात्री की ओर थी, अर्थात उसे पतंग आकाश में उड़ने वाला दिव्य आत्मा जैसी मनोरम प्रतीत हो रही थी। वह आत्मा मानो मंद गति से झूमती हुई नीचे की ओर आ रही थी। आशय यह है कि कटी हुई पतंग धीरे धीरे धरती की ओर जा रही थी। लेखक को कटी पतंग इतनी अच्छी लग रही थी मानो वह कोई आत्मा जो स्वर्ग से मिलकर आई हो और बड़े भारी मन से किसी दूसरे के हाथों में आने के लिए पृथ्वी पर उतर रही हो। तो मतलब वो पतंग जब टूट करके गिर रही थी तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यही बेसिकली यहाँ पे बताया गया है। तो ये थे क्वेश्चन आंसर्स। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू।